से भी देख। तो आप ये कह सकते हैं कि सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ, क्या लिखो बच्चे, डेप्री फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट नहीं, स्टॉक, दुकान पे एसी लगा हुआ है, मतलब एसी की दुकान है और उसकी वैल्यू देखी, एसी जो जिसमें बेचते हैं, उसको डेप्रिसिएशन बोलते नहीं बोलते, करंट एसेट एग्जैक्ट। हालांकि रियल लाइफ में करंट एसेट की वैल्यू भी गिर सकती है, क्यों गिर नहीं सकती, बिल्कुल गिर सकती है। मान लो मेरी मोबाइल की दुकान है, ठीक है, तो हाँ जी बच्चे, रुचि जी अभी जस्ट फर्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट हुआ है, अभी आज इसकी फर्स्ट क्लास है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो यही पेज है, यहीं से स्टार्ट है। तो एक बार रुचि जी एक बार बताओगे, सीए है या सीएम है आपका? हाँ जी, ये सीए, ठीक है। और बाकी तरुण भी पहले आया हुआ था, और वो तो बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है, सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ, you can say it has fall in the value of fixed asset। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आज के टाइम पे लोग फिक्स्ड एसेट नहीं बोलते, फिक्स्ड एसेट का एक नया नाम आ गया। क्या आप बता सकते हो? क्या कैपिटल नहीं, फिक्स्ड एसेट का नया नाम हो गया जी, और उसको बोला जाता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये वो वाला पीपीई नहीं है बेटे, जो कोविड के टाइम पे पीपीई किट होती थी। ध्यान है आपको, कोविड के टाइम पे भी वो किट में डॉक्टर्स वो करते थे, वो नहीं है पीपीई की, है जी। उसको राइट ऑफ बोलते हैं, बट दैट इज नॉट कॉल्ड डेप्रिसिएशन। राइट ऑफ, समझ रहे, राइट ऑफ जनरल वर्ड है अकाउंटिंग का, बट तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकता। सो कहने से डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, बहुत अच्छी बात है। और फिक्स्ड एसेट का नया नाम क्या है भाई? पीपी। मेरा आपसे सवाल है, ये जो फिक्स्ड एसेट या पीपी है, टेंजिबल या इनटेंजिबल? टेंजिबल, इनटेंजिबल, यानी कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनकी वैल्यू नहीं गिरती। एग्जैक्टली, उसको एमोर्टाइजेशन बोला। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन वर्ड जब यूज करा जाता है, तो कौन से आइटम्स के लिए करा जाता है बच्चे? टैंजिबल आइटम्स के लिए। और सर जी, जस्ट आपके लिए, ताकि आपको ध्यान रहे, मतलब इसको तुम ऊपर लिख सकते हो। सर क्या इनटैंजिबल आइटम्स की वैल्यू अगर गिरेगी तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? एमोर्टाइजेशन। सर क्या वो इसमें कवर नहीं है? नहीं है बेटे। और हालांकि अगर बताऊं, सीए फाउंडेशन के न्यू सिलेबस में एक ही छोटा सा टॉपिक है, बट रियलिटी में मोटाइजेशन क्या होता है वो तुम जब नेक्स्ट लेवल जाओगे तब समझोगे, क्योंकि उसके ऊपर अलग से एक स्टैंडर्ड होता है। अभी मैंने स्टैंडर्ड का नाम ले लिया तो आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो सर? बेटे जब आप बचपन में स्कूल जा रहे थे, तो आपको पता है उस टाइम पर ये डेप्रिसिएशन की सारी बातें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई थी। अब आप बोलोगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? एएस जो मैंने लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर जी ये कौन बनाता है? इट इज फ्रेम्ड बाय आईसीए। तो सर हम क्यों माने? आईसीआई के पास इतनी पावर थोड़ी ना, ऐसी बात नहीं है। आईसीआई ने इसको पार्लियामेंट में पास करवाया हुआ है, क्योंकि भारत सरकार ने आईसीआई को बोला कि तुम डिप्रिसिएशन के रूल बनाओ। आईसीआई ने रूल बनाए, कोई मानेगा नहीं, तो इसलिए वो रूल्स को कहाँ पास करा दिया जाता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट बोले तो, पार्लियामेंट बोले तो, हाँ जी, ये चैप्टर नंबर 2 है बच्चे, बीआरएस हमारा हो गया, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 2 आज थर्ड या फोर्थ क्लास है, तो वो वाला चैप्टर जब होगा तो आपको बताएंगे, बट ये अभी फ्रेश एकदम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी अंजलि जी, पार्लियामेंट क्या होता है? हम्म। हम्म। हाँ, बट पार्लियामेंट कुछ बोलते हैं ऐसे कुछ, लोकसभा एंड राज्यसभा, समझ रहे हो? तो पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में पास होता है। और जब यहां से ये स्टैंडर्ड निकल जाता है ना,
तो हर कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। रूल है भाई, समझ रहे हो? भारत देश में रूल कैसे बनेगा? पार्लियामेंट में पास करो तभी बनेगा। ये सारी मुद्दे की बातें नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि डेप्रिसिएशन के रूल कहाँ लिखे हुए हैं, कौन से स्टैंडर्ड में? AS6। और अब मैं आपको बता देता हूँ, आज के टाइम पे AS6 हट गया। मतलब सर डेप्रिसिएशन हट गया? नहीं बेटे, AS10 में आ। तो बेसिकली मैं आपसे जो भी बातें कर रहा हूँ वो मेरी बनाई हुई थोड़ी ना है, वो कहाँ पे लिखी हुई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अरे सर, एमोर्टाइजेशन नहीं कहता। नहीं बेटे नहीं, क्योंकि एमोर्टाइजेशन के बारे में AS26 बात करता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है पर जिंदगी में जरूर पढ़ो। 1 से लेके 29 तक स्टैंडर्ड है। कैश फ्लो पढ़ लिया ना आपने? कैश फ्लो स्कूल में पढ़ा था ना? वो AS3 था, AS3। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि हर चीज लीगल चल रही। मैं आपको जो करा रहा हूँ कंट्री में कहीं और कोई भी पढ़ा रहा है, कंपनी में जो अप्लाई हो रहा है वो यही सब अप्लाई हो रहा है। नो यूनिफॉर्मिटी है। सो इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू, व्हाट आर द रीजन? वैल्यू फॉल क्यों हो रही है? क्या लग रहा है आपको? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्यों गिर रही है? जैसे कि ये एसी फिक्स्ड एसेट है या नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है ना बेटे कि आपको हम ऐसा बोल रहे हैं, देखो क्लासेस पसंद है, आपने बोला हाँ, फिर मैंने मुझे AC पसंद आया, फिर हाँ मैंने खरीद लो। ऐसा है? हम्म? तो आप मुझे बताइए, जिसमें हम डील ही नहीं कर रहे वो तो हमारे लिए फिक्स एसेट होगा। तो आप मुझे बताइए, तो मान लो ये जो AC है, इस AC की वैल्यू गिर रही है या नहीं गिर रही? डेविड गिर, वाई? रीजन ड्यू टू, एग्जैक्ट, ड्यू टू वियर एंड यू कैन से यूसेज। यूज करोगे तो वैल्यू तो गिरेगी ना जी। आप कपड़े खरीदते हो, कपड़े पहनोगे फिर उसको धोगे तो धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है ना, वो ग्रेस नहीं रहती नए कपड़े में, तो डेप्रिशिएट हो गया ना भाई साहब। और कोई रीजन बच्चे एसिड की वैल्यू गिरने का? ऑब्सोलीट होता है बट एक जनरल, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो भी होता है। इवन इफ आई डोंट यूज इट। हाँ जी, क्या चीज बच्चे? बिल्कुल आएगा, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से वैल्यू गिरती। ठीक है, तो पहले मैं लिख रहा हूं एक बार टाइमिंग फैक्टर, दैट इज एफ्लक्स ऑफ टाइम। सर जी ये क्या होता है? पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा ना पता है बच्चे, अभी आप अभी अभी आए हो, मैंने ना नया फोन खरीदा। तो मैंने ना iPhone 15 Pro खरीदा। पार्टी भी नहीं थी बेटे, तो खर्चा हुआ बेटे, पार्टी ना करो। लेकिन ये क्यों खरीदा आपको ये नहीं पता। मैंने एक दिन इंस्टीट्यूट आ रहा था, तो जैसे गाड़ी चलती है ना ट्रैफिक में, तो ऐसे मैं गाड़ी चला रहा था अपना, और ये रखा हुआ था फोन गाड़ी में, ये वाला फोन नहीं, मेरे पास iPhone 12 था। ठीक है, 12 रखा हुआ था। तो एक इंसान ना, जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो, इधर गाड़ी चला रही है, साइड खाली होती है ना, सीट खाली हो, अकेला आ रहा था। ठीक है, तो एकदम से एक इंसान आया ऐसे कि अरे मुझे लग गई। समझ रहे हो? तो मुझे तो नहीं पता, मेरे को था कि भाई पता नहीं, ध्यान नहीं, गाने सुन रहा था मैं। तो मैंने विंडो नीचे करी। ठीक है, तो मुझे बोला यार सॉरी बोल देता हूँ, लग गई होगी गलती से, ऐसे ज्यादा भी नहीं लगी थी यार, तो भाई साहब देख के चलाओ। मैंने कहा सॉरी यार भैया। जैसे मैं नीचे करा, एकदम से इधर से कोई खटकाया तेज से इस दरवाजे में। फिर मैंने ऐसे देखे, ठीक है, और वो चला गया। मेरे को लगा कि ट्रैफिक लग रहा है इसलिए बोल रहा होगा। ठीक है, फिर मैंने इधर देखा, मैंने कहा यार सॉरी भैया, कह रहे चलो कोई नहीं कोई नहीं, वो भी चला गया। मैंने कहा अच्छा भला टे। और 1 मिनट बाद जब मैं थोड़ा आगे गया, मुझे मोबाइल ही नहीं मिला। समझ रहे हो? तो ये ना ठक ठक गएंगे, ये आते ठक ठक करते और फोन लेके चले जाओ। ठीक है, और मुझे दुख इस बात का था कि मेरे से सॉरी भी बुलवा गए। हाँ, तो मैंने उनको बोला यार लग गई आपको सॉरी, चोरी, अरे 5 सेकंड में हो जाता है। लेकिन दिल के अच्छे थे बेटे, साथ में ना ब्रेड बटर पड़ा था, वो छोड़ दिया था कि भाई साहब का खाना चलते रहना चाहिए।
ठीक है, तो फोन उठाए, ले लिया, 1 मिनट, मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर वो ऐसे खटकाता है, आपको समझ ही नहीं आता क्या, जब तक आप उससे बात करो यहाँ पे खटकाता। ठीक है, उसके बाद मैंने ये फोन लिया, तो अभी 2 महीने हुए हैं, और आप पार्टी मांग रहे हो, तो मेरा नुकसान हो गया। अब बता, पार्टी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? चलो फिर वो फोन जो तूने लिया वापस कर दे। ठीक है, सो आप मुझे बताइए, ये जो मैंने फोन लिया भाई, 1,25,000 का फोन, और मैं आपको कह रहा हूँ मैंने कुछ यूज नहीं करा भाई, आज बॉक्स से निकाला, 2 महीना पहले खरीदा है, आज निकाला है। कितने का खरीदा था मैंने? ले ले भाई 25। बोलो आलोक जी, ले लो। क्यों पार्टी फिर कहाँ का रोल है, छोड़ना, दोस्त नहीं है तुम्हें, 1,25 का लिया तो भरोसा नहीं है मुझ पे, भरोसा भी नहीं है ना, हाँ देता हूँ तेरे को पार्टी की। ठीक है, आप ले लो मैडम 1,25 का, 60,000 का ले लोगे? हाँ तो लोगे, मैं तो नहीं दूंगा ना 60,000 का। 60 का ले लेगा? हाँ ले लेगा। हाँ ठीक है, फिर आपको लगता है मैं दूंगा आपको ये इतनी वैल्यू? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं मैंने 1,25 का खरीदा, मेरे पास बिल है, आप 1,25 का दे लो, 1,25 क्यों नहीं दे रहे आप? यूज नहीं करा मैंने, तुम्हारे सामने आज अनबॉक्सिंग करी होती, मैं तुम्हारे सामने लेकर आता, देखो बच्चों ये मैंने खोल के। टाइम यूज करना जरूरी नहीं होता। मैंने एक गाड़ी खरीदी 1 साल पहले, 0 किलोमीटर चली है, 1 साल हो गया खरीदे हुए, मैं उसको यूज ही नहीं करता, डेली साफ करता हूँ। और भाई साहब क्योंकि मेरे को वो गाड़ी का ये है, नहीं भाई मैं यूज नहीं करूंगा, उसकी वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। मैंने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, क्या 1 करोड़ की बिक जाएगी वो? नहीं बिकी। 1 साल हो गया, आप बोलोगे 70 किलोमीटर, मैंने कहा देख लो 0 किलोमीटर चली थी, सिर्फ शोरूम से लेके यहाँ तक 5 किलोमीटर चली थी, उसके बाद से चली नहीं। आप क्या उसी वैल्यू की ले लोगे? नहीं लोगे। सिर्फ यूसेज से नहीं होता, टाइमिंग फैक्टर भी होता है, समझ रहे हो? तो इवन इफ ये मैं यूज कर रहा हूँ तो वैल्यू तो गिर रही है, लेकिन अगर मैंने यूज ना करा होता और ये 2 महीने पहले की परचेज होती ना, तो तुम कहते सर 1,25 का था मैंने, समझ रहे हो? तो बेसिकली विद द एफ्लक्स, इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। और कुछ बताइए। तो मैं एसी यूज कर रहा हूँ, वैल्यू गिर रही है, ठीक है, गाड़ी को यूज ही नहीं कर रहा, फिर भी वैल्यू गिर रही है, गिर रही है। और कोई रीजन? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये क्या बात होगी सर? भाई ये मैंने 1,25 का खरीदा, और मान लो ये एडू जंक्शन ने खरीद के दिया मुझे, उसने कहा सर आप ऑफिस के लिए आ रहे थे, एडू जंक्शन का है, तो 1,25 का किसने खरीदा? पर्सनल लिए मेरा, मान लो ऑफिस का है, ठीक है, तो एडू जंक्शन ने खरीद के मुझे दिया, एडू जंक्शन एज अ फर्म उन्हें खरीद लिया। अब आप मुझे बताइए, क्या आईफोन 16 आने वाला है? जैसे 16 लॉन्च होगा ना, इसके प्राइस एकदम डिप हो जाए। आज अगर मैं 1,25 की चीज तुम्हारे से, अच्छा 1,20,000 की ले लोगे आप? हो सकता है लेकिन, मतलब वो अलग बात है कि यू आर नॉट अ विलिंग बायर, आपको लग रहा है कि सर हम क्यों लेंगे, लेकिन अगर मार्केट में कोई चीज 1,25 की मिल रही है, और मैं 1 महीना एकदम ब्रांड न्यू तो मैं 10,000 सस्ता दे दूं, लोग खरीद लेते। लेकिन जैसे ही 16 आएगा ना, इसकी वैल्यू गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्पल ही उसको 80,000 का बेचना शुरू कर देगा। आप समझ रहे हो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो ना 16 निकालेगा, आप समझो। तो दो कैटेगरी है उनकी, स्ट्रैटेजी समझो। जो लोग अमीर हैं, जैसे जैसे मैंने ये खरीदा, अब मेरे सर्कल में क्या होगा, उनको लगेगा कि सौरभ सर ने ले लिया ना, तो कई हो जाएंगे, अब हम 16 ही ले लेंगे। ऐसा होता है बेटा। हालांकि ये मानसिक संतुलन हिलने वाली बात है, लेकिन यही जीवन है, शो ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो आप जब ये लेते हो, तो आपका जो पीयर ग्रुप होता है वो सोचता है हम भी ले लेंगे, कोई बोलता नहीं है ऐसे, लेकिन मन में सबके होता है। अरे दूषण सर सोच रहे 16 लेंगे, बट वो ऐसे ही ले रहे हैं दूषण सर, और मेरा ऐसे ही चलता है, हमको इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, वो लोगों को बहुत पड़ता है। ठीक है, तो उनका प्लान है, उनका भी फोन काफी पुराना हो गया, सो इस प्लानिंग कि अब नया आएगा तो 16। पर घर में मेरी जो वाइफ है, ठीक है, उनके पास आई थिंक 13 या 14 है। तो अब जब मेरे पास 15 प्रो आ गए, ठीक है,
तो दुष्यंत सर बार बार आके बोलते रहते हैं, क्या मैम आप तो आगे अपग्रेड ही नहीं कर रहे, सौरभ सर के पास ये फोन है आप 16 नहीं ले रहे, जब भी आएंगे ये बात बोलेंगे। अब मुझे बताओ क्या, और लड़कियों में तो ज्यादा ही होता है। समझ रहे हो? अब मुझे पक्का पता है कि घर में जब, अब जब 16 लॉन्च होगा तो जागरण में पक्का से 16। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। और एक बार जो बंदे ने आईफोन की सीक्वेंस ले ली ना, 10 ले लिया, तो लोग कहते हैं भाई तूने 11 नहीं लिया, 11 ले लिया तो 12 नहीं लिया। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है कि वो इसलिए गिराते हैं, एक तो कुछ लोगों की मानसिक संतुलन है कि मुझे तो लेना ही लेना, वो महंगा भी खरीदेंगे 16। और जैसे वो प्राइस गिराएगा ना, जो लोग खरीद नहीं रहे थे वो अपने आप को सेटिस्फाई कैसे कर लेंगे, 80 का मिल रहा तो बढ़ लेंगे। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है जी, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से मोबाइल फोन्स अगर मेरे पास ये है तो इसकी वैल्यू गिर जाएगी। टाइम इतना नहीं हुआ, लेकिन जैसे लॉन्च होगा इसकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है ना बच्चे? और देखते हैं, एक होता है ऑब्सोलीन्स। ऑब्सोलीन्स होता है किसी टेक्नोलॉजी का गायब हो जाना, मतलब वो तुम्हें दिखता ही नहीं है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, आपने वो कंप्यूटर्स देखे बच्चे, जो ऐसे होते थे और बॉक्स बना होता था, ऐसे वाले कंप्यूटर्स आते थे। देखे नहीं देखे? देखे हुए? पर क्या आज के टाइम में मार्केट में मिलते हैं? समझ रहे हो? किसी टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ही गायब हो जाने से जो भी सामान आपने लिया होता है उसकी वैल्यू भी नहीं होती। सर उसे टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं बोलते, नहीं, उसे ऑब्सोलीन्स बोला है। समझ रहे हो? आपके हिसाब से कंप्यूटर कितने का आता हो? अगर एक कंप्यूटर आज तुम लो कितने का लो? 4-5 हजार। जब ये लॉन्च हुआ था ना बेटे, तो ये 96,000 का लॉन्च हुआ। और ये मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ 20 साल पहले की। समझ रहे हो? 20 साल पहले 96 का होता था, किसी के बस की नहीं होती थी। हमारे एक फ्रेंड था दुष्यंत सर और मेरे, उसके पापा बहुत रिच थे, उन्होंने ये कंप्यूटर लिया था। पहले हम उसे क्रिकेट में खिलाते नहीं थे, जब उसने कंप्यूटर लिया तो फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग उसी की होती है। हाँ, उसमें ब्रांड लगा क्रिकेट, रेसलिंग, वो जो आज के टाइम में प्ले स्टेशन है ना, यही होता था भाई। हाँ, तो बेसिकली क्या आज के टाइम पे इसका कोई स्पेयर पार्ट खराब होगा तो तुम्हें लग रहा है मिल जाएगा? तो ऑब्सोलीट। ऐसे मेरे पास भी एक ब्लूटूथ डिवाइस है, उसका चार्जर खो गया, उसका चार्जर मिलेगा, मैन्युफैक्चर नहीं होता। प्रोट्रॉनिक्स, अगर आपने सुना हुआ है, प्रोट्रॉनिक्स सुना है ब्रांड का Bluetooth? अच्छा वो 7-8 साल में ले लिया होगा, पर आज के टाइम पे ऑब्सोलीट है, वो प्रोडक्ट बंद, खत्म हो गई चीज। तो ऑब्सोलीन्स की वजह से भी आपकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे, गिर जाती है। सर ये सारी बातें मैं आपसे थ्योरेटिकल बातें कर ली, मुद्दे की बात अगर मैं समराइज करूं, डेप्रिसिएशन क्या होता है जी, फॉल इन द वैल्यू ड्यू टू वेयर एंड टियर, फ्लक्स ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजिकल चेंज और ऑब्सोलीन्स। सर छोटी छोटी बातें और करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है? इट इज एन एक्सपेंस, एन एसेट, इनकम और लायबिलिटी? इट इज एन एक्सपेंस। क्या फर्दर बता सकते हैं कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस? नॉन कैश, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना पूरे साल के बाद जब एसी की वैल्यू 5,000 गिर जाएगी तो मैं एसी के अंदर ही 5,000 रुपए डाल दूंगा, ऐसे थोड़ा ना चल रहा है, इसकी वैल्यू गिर गई बस। समझ रहे हो? इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लिखते जाएंगे बस। इट इज चार्ज टू, कहाँ पे शो करा जाता है इसको? इट इज चार्ज टू पीएम, है ना? एक होता था ट्रेडिंग, बचपन में पढ़ा आपने, और एक होता था पीएनएल। डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाते थे? इट इज चार्ज टू पीएम। व्हाई? बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बेटे तुम बड़े होते जा रहे हो, अगर मैं फैक्ट्री है, फैक्ट्री की मशीनरी डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहलाती है। मान लो मैं कोका कोला बना रहा हूँ, कोका कोला की जो मशीनरी है, क्या वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही? उस खर्चे को पीएनएल में नहीं डालता, उसको आप कह सकते हो ट्रेडिंग में डाल दूंगा। लेकिन ये क्या बात की है, जैसे कि सर ऑफिस का एसेट्स हो गए, कॉफी वेंडिंग मशीन हो गई, एसीज लगे हुए हैं, इनडायरेक्ट खर्चेस। सो इट इज चार्ज टू पीएनएल। व्हाई? बिकॉज यू कैन से जनरली इट इज एन इनडायरेक्ट।
मुद्दे की बात यू है भाई, इट इज चार्ज ऑन लास्ट डे या फर्स्ट डे, लास्ट डे होता था आखिरी दिन पर, है ना, इट इज चार्ज ऑन लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आगे अगर मैंने 4 महीना यूज करा है तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी भाई? तो कहने से इट इज चार्ज ऑन लास्ट डे, और आप ये कह सकते हैं ऑन व्हाट बेसिस, ऑब्वियसली ऑन टाइम। क्यों टाइम बेसिस नहीं होता था? बिल्कुल होता था। तो छोटी छोटी बातें आ गई बेटा डेप्रिसिएशन की थ्योरेटिकली आपके सामने कि ये सब होता है। मुझे एक बात बताइए, डेप्रिसिएशन सही निकालना बहुत जरूरी है या चल जाएगा सर, क्योंकि कैश तो जाने को जरूरी है भाई, क्योंकि अगर अगर सपोज करो तुमने डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज कर दी, ओवर चार्ज का मतलब समझते हो, ज्यादा चार्ज कर दी बच्चे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि थी तो 100, लेकिन तुमने दिखा दी 180। ओ माय गॉड, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, पीएनएल में 180 डाल दिया। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन योर प्रॉफिट्स? योर प्रॉफिट्स वुड बी इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड? योर प्रॉफिट्स वुड डिक्रीज, and what will happen to the value of the asset? Will decrease as well. तो गलत डेप्रिसिएशन चार्ज करने से आपके प्रॉफिट्स भी गलत हो जाते हैं और आपकी बैलेंस शीट में भी इंपैक्ट आ रहा है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज करते हो तो ऐसा होता है। अच्छा जी, और अगर मैं डेप्रिसिएशन को अंडर चार्ज करूं या लेस चार्ज करूं, एग्जाम्पल था तो 200 पर डेप्रिशिएट करा 150, मतलब 200 चार्ज करना था लेकिन कितना चार्ज करा? 150। What impact it will have on your profits? Profits will increase, value of the asset will. So calculating correct depreciation is very important, because if the depreciation is not correct, that means profit and loss is not correct. That means balance sheet is also not correct, because it has impact on your profits as well as on balance sheet। कहिए साहब जी, समझ आया? ऑनलाइन भी क्लियर है सब? त्रिशा जी, तरुण, रुचि, इशिका, ईशान, क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे। अच्छा, ठीक है बच्चे। अब क्या सीयूईटी के कॉलेजेस अलॉट हो गए बच्चों को? कोई है? कब से? 2 दिन बाद? ईशान, कितने बच्चे जा रहे हैं कॉलेज अब? है कॉलेज गोइंग? इधर नहीं है। आलोक है, तू है? अच्छा। और ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे जा रहे हैं क्या? ईशान को कौन सा मिला कॉलेज? हम्म। ईशान है एक तो, इशिका जी को भी। अच्छा, चलिए आइए। अच्छा सर, अब एक बात बताओ सर, इस चैप्टर में है क्या? आइए बच्चे अब वो लिखना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये तो और बेसिक चल रहा था, इस चैप्टर में क्या क्या है, आइए लिखते हैं। डिप्रिसिएशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ डिप्रिसिएशन, देन मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। यानी हमको बहुत सारे मेथड्स होते थे, हमने 2 करे थे, अब 5 6 आ जाएंगे। समझ लो, अलग अलग आ जाएंगे, आसान हो गया। मेन तो वही होते हैं SLM WDB जो है, लेकिन और भी 4 5 मेथड आएंगे। तो एग्जाम में सारे आते हैं।
किसी से भी आ सकता है। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, देन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जब आप सेल करते हो तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, उसकी एंट्रीज कैसे डलती है। देन यू हैव चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा जी सर, क्या हम अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं, मतलब एसएलएम चल रहा है डब्ल्यूडीवी, बिल्कुल कर सकते हो। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको ना शॉर्ट में लिख लेना। जब आप ये पूरा कर लोगे ना तो आपके ब्लड में चला जाएगा। समझ रहे हो, मतलब अभी ऐसी एसवी, एसवी स्टैंड्स फॉर सैलवेज वैल्यू, क्या होता है, छोड़ो ना इसको, बस एसवी लिख लो आप, या फिर लाइफ ऑफ एसेट। एंड लास्ट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अभी कह सकते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड। और जर्नल एंट्री में बच्चे छोटी सी चीज और लिख लेना, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 एंड ऑल्टरनेटिव नंबर। तो ये आपका सारा कंटेंट है, एक बार लिख लेना बच्चे से। प्रॉफिट और लॉस। हाँ जी बच्चे, इसी कंट्रोल ऊपर भी मैं भी कर रहा हूँ, मेरी वजह से है ना। चलिए, क्लियर है बच्चे। चलिए अब सर हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मेथड यहाँ भी लिखवा सकता हूँ, एक समरी बन जाएगी। इसके नीचे जगह है ना अभी तो आपके पास, है ना, लिख लेते हैं आ जाओ। एक मेथड शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों, सारी चीजें समझ आ जाएगी। एसएलएम, एसएलएम की फुल फॉर्म क्या होती थी, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड कर लेंगे। देन डब्ल्यूडीवी क्या होता था, रिटन डाउन वैल्यू। फिर सर और भी मेथड है, हाँ बेटे हाँ, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, नोट कर लो बस, नहीं वो क्या करना है। देन मशीन आवर्स मेथड, शाह जी। देन प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ओके। एंड लास्ट डिप्लीशन मेथड। आसान आसान मेथड है तो कोई दिक्कत वाली बात है। तो 3 से 4 क्लासेस अब हमारा डेप्रिसिएशन ही चलेगा। और आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि सर जी जर्नल एंट्रीज कैसे करें। ठीक है सर, और एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। नोट करो एक बार। मशीन आवर्स मेथड, मशीन आवर्स, डिप्लीशन मेथड। बताइए, क्लियर है बच्चे। चलिए, बहुत सारी बातें होगी बेटे, थ्योरेटिकल एंड एवरीथिंग। आइए सीधा अपना एग्जाम्पल बनाते हैं और समझते रहेंगे कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे सपोज करो एक इंसान है मिस्टर ए,
परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर ₹1,00,000। बहुत अच्छी बात है। कौन सी डेट को परचेज करा है जी? 1/4/22। अच्छा एक बात बताओ, जब भी आप कोई मशीनरी लेते हो या कोई भी फिक्स्ड एसेट, ऐसा हो सकता है कि इंस्टॉलेशन का खर्चा हो। जैसे सपोज करो ये एसी खरीदा, मान लो ये एसी 40,000 का, पर क्या खरीदते ही मैं रिमोट से चला दूंगा कैसे? मेरे कुछ खर्चे होंगे, समझ रहे हो? और उन खर्चों को मैं और इलाबोरेटेड बोल देता हूँ। जैसे सपोज करो ये जो फिक्स्ड एसेट है, मान लो ये एसी है एग्जांपल से, तो 1,00,000 का एसी है। तो आप मुझे बताइए, वो जो जिससे मैंने खरीदा है, उसकी दुकान से लेके यहाँ तक लाने पे खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। आपके घर में भी अगर एसी लगा है, तो आपने क्या करा, एसी वाले से एसी खरीदा, और वहीं पे ऑन ऑफ करोगे तो आपके घर में कूलिंग होगी, ऑब्वियसली लेकर तो आना पड़ेगा ना उसको। तो बेसिकली एक खर्चा कौन सा हो जाता है बच्चे? फ्रेट का खर्चा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। एंड मान लीजिए कि फ्रेट का खर्चा कितने का हो रहा है जी? ये 500। फ्रेट का खर्चा हुआ, रिक्शे वाले भैया आए, रख दिया उन्होंने, बॉक्स के अंदर एसी है। अब मैं उसके रिमोट से चला रहा, मैं बोलूं भैया ये तो चल नहीं रहा। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल तो करा लो ना। और आपको देख ही रहा होगा, जब आप इंस्टॉल करा रहे हो तो आप देख रहे हो कितनी अजीब अजीब सी वायर जा रही है। किसी को आइडिया कुछ कौन कौन सी वायर होती है? कॉपर वायर होती है। एक वायर जो बाहर जो कंप्रेसर है वो कूलिंग कूल एयर भेजता है। दूसरी पानी भी इसमें निकलता है। तो काफी सारा टेक्निकल चीजें होती है। तो भाई इंस्टॉलेशन वाला भाई आएगा और उसने इंस्टॉलेशन के कितने ले लिए? 15,000। मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये फिक्स्ड एसेट कितने का पड़ा? 1,00,000 या 1,20,000? आई मीन ये 1,00,000 तो मैंने उस दुकान वाले को दिए, ये लो भैया 1,00,000। तो मेरा एसेट कितने हो गया? 1,00,000 का हो गया। बट ये जो ट्रांसपोर्टेशन का है, इसको मैं एक्सपेंस बोलूं या मैं इस एक्सपेंस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करूं? और इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट। और जब 1 साल बाद सर्विसिंग कराऊंगा तो क्योंकि भैया जब तक एसेट तैयार नहीं होता तब तक का खर्चा एसेट की कॉस्ट में जाता है। टिल द टाइम एसेट इज रेडी टू यूज। जैसे ही इंस्टॉल हो गया, उसने बोला ये लो सर जी रिमोट से ऑन कर लो, हो गया ये पूरा। अब इसके बाद चाहे मैं कल रिपेयर कराऊं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एसेट में नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो इंस्टॉलेशन तक हम क्या करते हैं बच्चे? एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। सर आगे बताओ सर, इसमें क्या करने का है? करने का क्या है बेटे? इस एसेट की लाइफ मान लीजिए 5 years, और इस एसेट का सैल्वेज वैल्यू मान लीजिए 40,000। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5 years। 5 साल, हर साल कितना कितना आप डेप्रिशिएट करेंगे, आप वो बताइए। ऑल्सो पास जर्नल एंट्री फॉर ऑल 5 years। ओके। मेरा आपसे सवाल, तुमने एसेट कितने का खरीदा? 1,00,000 का, और ऊपर से जो खर्चा करा 20,000, तो एसेट कितने का हो गया? 1,20,000। तो डेप्रिसिएशन छोड़ो ना, तुमने जो खरीदा उसकी एंट्री डालो ना। पहला साल कौन सा है? 22-23 है? क्यों 22-23 बोल सकता हूँ ना? तो 1/4/22 को मुझे एंट्री बताइए ना, मैं क्या डालूं? 1/4/22 है ना? जब आपने एसेट खरीदा है, दैट इज 1/4/22। तो आप मुझे एंट्री बता सकते हो, मैं क्या एंट्री डालूं? एसेट अकाउंट डेबिट या फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत ही बढ़िया, डाल दीजिए एक बार एंट्री, एक सेकंड में भी डालूंगा। ठीक है, तो आइए 1/4/22 को
फिक्स्ड एसेट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से? 1 लाख या 1,20,000? ओके, 1,20,000। चलिए, अगर मैंने ये एसेट उधारी पे लिया होता तो फिक्स्ड एसेट तो डेबिट ही करता। क्रेडिट क्या होता है? मैंने जेब से पैसे लिए, मैं बोला भाई कल दूंगा परसों। तू बैंक से तो पैसा जाएंगे ना बेटा, ना तो मैं बैंक से स्पाइक। हाँ, टू क्रेडिटर्स। ऑनलाइन क्या कह रहे हैं बच्चे? क्रेडिटर्स या क्या होगा बताओ? शांति से, इधर सारे क्रेडिटर्स बोल रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है, दिमाग लगा लो। तो वेंडर। करेक्ट, क्रेडिटर्स नहीं होगा, वेंडर होगा। क्यों सर? क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। अरे भाई, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है पर वो गुड्स के लिए होती है। क्रेडिटर क्या होता है कि भाई मैंने जो उधारी पे खरीदा लायबिलिटी, पर वो क्या खरीदा तूने? जो चीज तुम्हारे लिए गुड्स हो। जैसे तुम परचेज वर्ड कब यूज करते हो? जब तुम गुड्स खरीदो। सेल वर्ड कब यूज करते हो? जब तुम गुड्स की सेल करते हो। यहाँ परचेज क्यों नहीं यूज करा तुमने? फिक्स्ड एसेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि गुड्स नहीं है ना ये। फिक्स्ड एसेट होता तो फिक्स्ड एसेट का नाम आता। उसी तरीके से क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं होता। क्रेडिटर वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है, गुड्स की उधारी होती है। क्या ये आपकी गुड्स की उधारी है? अगर गुड्स की उधारी होती तो लिखते, पर ये गुड्स नहीं है, इसलिए आप क्या लिखोगे? वेंडर। क्रेडिटर कभी भी नहीं होता बेटे। कहिए साहब, पहले ये पॉइंट क्लियर है? ओके, तो 1 अप्रैल 22 को हमने डाल दी एंट्री। अब क्या सर, अब तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री डालेंगे, और डेप्रिसिएशन की एंट्री डलेगी लास्ट डे पे। मेरा आपसे सवाल, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? मेंशन्ड है, डेटा के हिसाब से पता लगे। SLM, WDV में रेट दिया होता है, समझ रहे हो? अगर आपको कोई मेथड नहीं दिया हुआ, आपको पता है इसकी लाइफ इतनी है, तो उसको उस लाइफ में डिवाइड कर दो ना बस। समझ रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक एसेट है 100 रुपए का, छोड़ो ना इस एग्जाम्पल। मान लो ये एसेट है, ये मैंने खरीदा 100 रुपए का, इसकी लाइफ है 5 साल। लाइफ बता दिया, 5 साल। हर साल कितना डिप्रिशिएट करो? 20 रुपये। क्या करा आपने? 100 डिवाइडेड बाय लाइफ। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे, अभी कोई लिखना मत, यहाँ पर मेरा एसेट कितने का है? उसकी लाइफ कितनी है? कितना आ जाएगा? पर ये 24,000 ठीक नहीं है। एक 20 का तुमने खरीदा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक वर्ड दिया हुआ था, दैट इज सैलवेज वैल्यू। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सैलवेज वैल्यू? व्हेन यू यूज दिस एसेट फुली आफ्टर 5 इयर्स, तो भी आप एसेट आपका कितने का बिक जाएगा? 40,000। तो बेसिकली तुमने एक 20 का ही खरीदा है, पर क्या मैं कह सकता हूँ फ्यूचर में तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हें कितने रुपए वापस मिल जाएंगे? तो ले लेके तुम्हारा 80,000 का खर्चा, और उस 80,000 को मैं कितने साल में बिछा दूंगा? 5 साल। इसका मतलब हर साल का खर्चा क्या आएगा? मैं आपको समझ आएगा लेगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है जी 16,000। मैं आपको इसका एक लॉजिक देता हूँ। ऐसा होता है बच्चे, अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदते हो तो घर वाले कह रहे हैं इतनी महंगी है, पैसे जाया कर दो। होता है। जैसे कि क्या खरीदा कुछ, जैसे मेरे केस में आपको बताता हूँ, जब मेरा इंटर क्लियर हुआ, तो मैंने ना रॉयल एनफील्ड खरीदी। रॉयल एनफील्ड पता है सब बच्चों को? पता है ना? रॉयल एनफील्ड बॉयज को पता होगा, गर्ल्स को पता है? इधर पता सलोनी जी को? रॉयल एनफील्ड बताओ। रॉयल एनफील्ड इज अ एरोप्लेन। रॉयल एनफील्ड का नाम, बाइक। ऐसे तो कोई बाइक है जो बहुत ही शोर कर रहे होते हैं, अनोइंग, है ना? वो रॉयल, आज देखना कोई बाइक जा रही होगी ना, देखिए बहुत हर्ट हुआ मुझे आपको पता भी नहीं है रॉयल। सर रॉयल एनफील्ड, ठीक है, आकाश को तो पता होगा, पता है ना? ऑनलाइन पे पता है बच्चों को?
रुचि जी, इशिका जी, त्रिषा जी। ठीक है। तो रॉयल एनफील्ड मैंने क्लासिक ली थी, और क्लासिक कौन सी, 350। ठीक है। अब दोनों 350 क्या होगा, मॉडल नंबर 350 क्या होगा जैसे। और एक्टिवा, एक्टिवा 450 होती है। वो तो ईयर वाइज होती है, जैसे कि 2012 मॉडल है या वो model। पर ये 350 क्या है मतलब। हाँ, नहीं, इंजन की पावर। जो गाड़ी होती है ना, जैसे जो एक्टिवा होती है, एक्टिवा कितने पावर की होती है, 100 सीसी। 125 की भी होती है, 150 की भी होती है। और अगर किसी के पास 1000 सीसी की बाइक है तो उसको स्पोर्ट्स बाइक बोला जाता है, वो भाग जाती है। दैट्स द पावर ऑफ द इंजन। समझ रहे हो? तो 350 रॉयल एनफील्ड आती है। मुद्दे की बात ये नहीं, मुद्दे की बात ये है कि मैंने 350 सीसी की बाइक ली थी जब इंटर क्लियर हुआ था। और मैंने नहीं ली थी, मैंने घर वालों को बोला था कि मैंने बहुत बड़ा काम करा, मुझे गिफ्ट दो। तो उन्होंने नहीं दिया, फिर मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया। ठीक है। तो फिर मेरे को रॉयल एनफील्ड मिली, कितने रुपए की, 125। और ऐसा मैंने 1000 बार सुना है कि तुमने हमारे पैसे वेस्ट करा दिए, तुमने पैसे वेस्ट करा। कितने रुपए की, 125। ठीक है। ये मैंने कब खरीदी थी, हो सकता है 2010 में। हाँ। अब मैं इसको बेच चुका हूँ। अभी पिछले साल ही जून में, नहीं 15 साल होते ना, 2023 था, 2 साल बच रहे हैं। ठीक है। तो आपके हिसाब से कितने की बिक गई होगी। पिछले साल ही बेची है मैंने, जून में। कंडीशन अच्छी थी, मैंने पूरा मॉडिफाई भी करा दी थी दोबारा। मतलब एकदम तेरे को ऐसा लगेगा कि 2010 की लगी नहीं रही, 2 साल पुरानी लगी। हाँ, वो तो उसके पास था। पर क्या है, वो अपने ना गाँव ले गया था। इधर नहीं है, दिल्ली में नहीं है, तो वो उधर ट्रांसपोर्ट कर, वहां तो चल जाता। करेक्ट। तो वो 80,000 की। समझ रहे हो, 80,000। रॉयल एनफील्ड में क्या होता है, मार्केट वैल्यू सस्टेन्ड रहते हैं, हर चीज की नहीं रहते। समझ रहे हो। तो आप मुझे बताइए, मैं तो अपने घर में कहता हूँ कि मेरा शौक तो पूरा 45 में कवर हो गया ना। आप बोलो 125 लगा दिए, 125 लगा दिए, क्या भाई 40 ही तो लगाया मैंने। 125 के बाद वापस भी तो आ गए 80,000। अब इतने लॉजिक थोड़ा ना घर वालों को बताऊं, तो ओवरऑल ही बताऊंगा ना मैं। समझ रहे? फिर उसके बाद जब मैंने अब ये बेचा, तो मैंने 650 ली। 650 सुपर बीटी, और अगर किसी को पता है, ठीक है, सुपर बीटी और सर्च करना, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, सुपर बीटी और 650 सीसी। और अब वो अगर मुझे बोलेंगे कि ये क्या किया तूने, तो बोल दूंगा मैं आगे बेच दूंगा, तो रिकवरी तो हो जाएगी। ऐसे बेस बनाना पड़ता है करके जिंदगी को। समझ रहे हो? सो बेसिकली सर, इधर से कैसे रिलेट हो रहा है, भाई तुम कोई चीज 120 की खरीद रहे हो, वो 5 साल बाद 40 की बिक जाएगी, तो खर्चा तो 80 का ही दिखाओगे ना आप जिंदगी में। नेट नेट फिगर तो 80 है। उस 80 को कितने साल में डेप्रिशिएट करना है मैंने, 5 साल में। आप मुझे बताइए, 16,000 समझ आ गया आपको। इसका फॉर्मूला बना दूंगा आपका, मुद्दे की बात फॉर्मूला याद करना नहीं, तो लॉजिक होना चाहिए। फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट होता है कितने में खरीदी। सो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, 120 माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय। अब आप सोच के देखिए, अब आप सोच के देखिए, ईयर 1 पे कितने रुपए डिप्रिशिएट करोगे, 16,000 ईयर 1 के एंड पे। अब आप सोच के देखिए कि ईयर 2 पे कितना डिप्रिशिएट करोगे, 16,000। अब आप सोच के देखिए कि थर्ड ईयर पे कितना करोगे, 16,000। ईयर 4 पे 16,000, और ईयर 5 पे व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन, सॉरी टोटल 5 80,000। तुमने एसेट खरीदा कितने का था, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी पड़ रही है।
अभी भी बुक्स में कितने का एसेट आ रहा है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है। तुमने खुद ही 40 को साइड करा था। तुम खुद ही कह रहे थे नहीं नहीं, एक 20 को थोड़ा ना डिप्रिशिएट करेंगे। तुमने खुद फॉर्मूले में पंगा डाला है नहीं डाला? तुमने बोला जो सैलरी वैल्यू उसको साइड करो। क्या आपने सैलरी वैल्यू को डिप्रिशिएट करा? नहीं करा ना आपने। आपने एक 20 -40 कर दिया। आपने 40 को तो साइड कर दिया। आपने किसको पकड़ा? 80 को। 80 को बिछाया। तो जब 80 तो डिप्रिशिएट होगा, बचेगा तो 40 बचेगा ना, ऑब्वियस बात है। तो आपकी जो बुक्स के अंदर जो वैल्यू बच गई 5 साल बाद, कितनी वैल्यू बच गई? 40। बड़ी सिंपल सी बात है जी। इसमें कोई अकाउंट्स नहीं चल रहा, कॉमन सेंस की बात चल रही है। अगर आपको समझ आ रहा है, सपोज करो एक एसेट है 100 रुपए का, और उसकी लाइफ है 4 साल। लिखना मत इसको, एक एसेट है 100 रुपए का, उसकी लाइफ है 4 साल। सैलरी वैल्यू क्या है? 0। मुझे नहीं उम्मीद मुझे कुछ मिलेगा। क्या आप मुझे हर साल का डेप्रिसिएशन बता सकते हो? कह सकता हूँ ईयर 1 25, ईयर 2 25, ईयर 3 25, ईयर 4। what will be the value of the asset? और इसमें कोई अनोखी बात नहीं, आपने ही करा है। और आप मुझे बता दो, अगर 100 रुपए का एसेट होता, और अगर मैं सैलवेज वैल्यू बोलता कि 20 रुपए है मान, तो क्या आप मुझे इसको 4 साल में तोड़ के बताओगे? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर, क्या अभी भी आप 25 बोलोगे? अब आप क्या बोलोगे? 100 रुपए में से तो 20 तो आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 4 करोगे। 20 20 20 20, and when you will depreciate this 20 20 20, a total is 80. What will be your book value? जो वैल्यू तुम साइड कर रहे हो वही तो बचेगा। सही कह रहा हूँ ना? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सर इट्स नॉट अबाउट द जर्नल एंट्री। मैंने आपको जर्नल एंट्री तो सिखाई नहीं, आपको पहले लॉजिक को देखना चाहिए, समझना था। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि सर मैं फर्स्ट ईयर डेप्रिशिएट कितना करूं? 31 मार्च 2023। अच्छा, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है बेटा? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। जब एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है, और एसेट की वैल्यू गिर जाती है तो वो क्रेडिट होता है। मेरा आपसे सवाल, अमाउंट कितना आ रहा था हमारा? 1,20,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया? और आपने बचपन में एक एंट्री और जरूर सीखी होगी कि इस डेप्रिसिएशन को किधर को भेज देना होता है? पीएनएल। क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन को पीएनएल में भेज देते हैं हम लोग। पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। यहाँ हुआ आपका फर्स्ट ईयर। हाँ जी साहब, क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा बच्चे? 23 24। क्या आप मुझे बता सकते हो कब एंट्री डालूं, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल। क्या डालूंगे? 1 अप्रैल में एसेट खरीदेगा क्या दोबारा? हर साल बार बार एसेट थोड़ा ना खरीदूंगा। अब तो डिप्रिसिएशन लगानी है बस मुझे। तो कौन से दिन को लगाऊं? 31 मार्च 24। क्या एंट्री डालूं? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितने रुपए? 16,000 16,000। और इस डेप्रिसिएशन को कहाँ भेज दूंगा? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 16,000 और 23 24 डन है। इसी तरीके से आगे के 3 साल का भी डाल दो भाई। 24 25 में क्या करूंगा भाई? 31 मार्च 25 को दोबारा डाल दूंगा, 26 में दोबारा डाल दूंगा, 27 में दोबारा डाल दो बेटे एक बार।
नरेशन तो कोई नहीं, नरेशन तो लिखनी पड़ेगी। इस चैप्टर से लेजर बनाने आते हैं जनरली, जर्नल इंटरव्यू आ सकती है बट नरेशन तो लिखनी होगी। 23-24 हो गया, 24-25 बना दिया। 24-25 बना दिया तो अगला साल भी बना दो जी, 25-26, 4 साल है ना? नहीं, 5 है ना, 5 साल का बना दो अच्छा। और फिर एक एंट्री और डाल देंगे जिसमें हम बेच देंगे एसेट को, वो देख लेंगे बस। डेप्रिसिएशन चार्ज। हम्म, 5 साल की डाल दी। ऑनलाइन में भी डाल रहे हो ना बच्चे? तरुण, तृषा, ऋषिका, रुचि जी, ईशान। बस बेटे एक एंट्री और डाली हो, काफी है। सर, ऐसे बताऊं, 5 साल की डाल दी। इफ क्या मैं कह सकता हूँ 22-23 हमने डाली थी, 23-24, तो तुमने 24-25 डाली होगी। 25-26 और 26-27। मेरे आपसे कुछ सवाल, और आप ऐसे लिख भी सकते हैं इसके नीचे, ऑन 31st March 27, कैन यू टेल मी व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द आंसर? बुक वैल्यू 40,000। क्यों? 40,000 ही है ना बुक्स के अंदर। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इसको बेच दिया 55,000 का, तो आपको क्लियर दिख रहा है वैसे तो 15,000 का प्रॉफिट है, पर एंट्री में मटेरियलाइज कैसे करेंगे आप इसको? बैंक में कितना? फिक्स्ड एसेट कितना? 40,000, क्योंकि बेटे एसेट 40,000 से चल रहा है तो 40 से ही खत्म करूंगा ना मैं। और क्रेडिट क्या कर दूंगा बच्चों? P&L, दैट इज 15,000, दैट्स प्रॉफिट। और मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा आज, मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछूंगा। हाँ जी जल्दी बोलिए, हाँ जी जल्दी बोलिए, लास्ट में। मेरा ऑल्टरनेटिव कैसे निकलेगा? और बारिश आ रही है अभी? ऑनलाइन रख दूंगा अभी, फिर ऑनलाइन कर दूंगा, ठीक है ना? टेस्ट है, देखते हैं अभी, एक बार पहले क्लास तो लूंगा, फिर देखता हूँ मेरे पास। तो कल रखूंगा तो। हाँ हाँ, क्लास तो है ही, क्लास तो एक और तरीके की। हाँ हाँ, हो जाएगी कल। ठीक 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 ठीक। हाँ जी बच्चों। अच्छा, अगर बुक वैल्यू 40 होती है और सैलरी वैल्यू सॉरी सेल वैल्यू 35, तो क्या एंट्री डालते हैं आप? बैंक में 35,000। अब लॉस बोल लो या P&L डेबिट बोल लो, कितने से बच्चे? 5,000। टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कितने से? 40,000 से, क्योंकि भैया जो मेरी बुक वैल्यू उसी वैल्यू से ही तो बताऊंगा। क्यों, क्लियर है? सलोनी क्लियर है तो एकदम? हाँ बस। सर, सैल्वेज वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों सेम है या डिफरेंट होंगी? नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो एक एस्टिमेटेड होता है।
सैल्वेज वैल्यू आप कह सकते हो कि सर हम लोग ने जब खरीदा तो वो एस्टिमेट है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसी वैल्यू पे बेच पाओ। सो दिस इज रादर आई शुड राइट दैट दिस इज सेल वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा सैल्वेज वैल्यू ही लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि 40 का हो सकता है बिक जाए, बट रियल जब मैं रियलिटी में बेचने गया, हो सकता है मेरे को ज्यादा मिल जाए, हो सकता है कम मिले, तो कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है 40 भी मिल जाए। एक बार में तो अगर मैंने डॉट 40 का ही बेचा होता तो एंट्री क्या हो जाती, बैंक टू फिक्स एसेट 40,000 और 40 का, ये सब क्लियर है जी। ओके। यस सर। तो सर जी मेरे हिसाब से अभी धीरे धीरे ही चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे आज, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपका एक और मेथड, अभी ऐसा नहीं है एसएलएम खत्म हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी अगर होता, मतलब अभी तो लाइफ के बेसिस पर है, बट अगर मैं आपको बोल दूं कि 20% एसएलएम है तो क्या होगा। हाँ पर वो थोड़ा सा कहानी में ही बनाऊंगा लॉजिक, और वो जैसे बनेंगे ना तभी आपको पूरा क्लैरिटी से देगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं सर जी, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फिर बढ़े। यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो बता दो एक बार, ऑनलाइन में सबको क्लियर है, ऑल क्लियर। चलो एक मिनट बस। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक रखते हैं, एंड मिलेंगे जी अब फ्राइडे 3 o'clock। ओके, थैंक यू वेरी मच।